अभी देखो, ठीक है बेटा, ये बता दिया था कि मैंने रीजनिंग, लॉजिक, एक्सपेरिमेंटेशन ये सब चीज बता दी थी, यस यस सर, सर। क्लियर यस सर। सर। है ना। ये भी बता दिया था। साइंटिफिक मेथड ये बताया था। यस सर। नो सर। नहीं बताया था। ठीक है, साइंटिफिक मेथड यहाँ पे छोड़ दिया था ना हमने। ठीक है, ठीक। देखो फटाफट करेंगे, ज्यादा कुछ है नहीं इसमें, और ज्यादा टेंशन भी नहीं लेना, अभी एकदम बिल्कुल लाइट मोड पे आप सुनते रहना, जितना सुन के जो याद रह जाए दिमाग में उतना ही सफिशिएंट है, उससे ज्यादा कुछ काम आएगा नहीं। तो ठीक है, फटाफट सुनेंगे। मैं फटाफट बोल देता हूँ, फिर एक बार डाउट ले लूंगा, अगर किसी को कोई डाउट रहेगा तो अपन ठीक है, अदरवाइज फिर आगे बढ़ जाएंगे सेकंड चैप्टर से। ठीक है, चलो सफिशिएंट लोग भी आ गए, 48 आ गए, तो आई थिंक एक दो स्टूडेंट और ज्वाइन करेंगे, वो लोग करते रहेंगे। ठीक है बेटा, तो हम लोगों ने बात की थी ओरिजिन ऑफ साइंस की। ठीक है, तो ओरिजिन ऑफ साइंस में बेसिक बात आई थी कि लॉजिक, रीजनिंग और एक्सपेरिमेंटेशन। एप्पल का एग्जांपल लेके मैंने बताया होगा आपको कि सेब कैसे गिरा, न्यूटन सर ने क्या देखा क्या नहीं देखा। तो लॉजिक, रीजनिंग और एक्सपेरिमेंटेशन। ठीक है, यस सर। अगर एप्पल गिरा होगा तो न्यूटन सर ने जी की खोज की क्या, कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी या यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, वो चीज फाइंड आउट की, है ना। तो वो कैसे की, उन्होंने देखा यार अपने तर्क के आधार पे कि एप्पल देखा वो नीचे गिर रहा है, फिर उन्होंने देखा हो यार सारी चीजें नीचे गिर रही है, तो क्या ये नीचे क्यों गिर रही है? तो देयर हैज टू बी सम लॉजिक बिहाइंड दैट। तो उन्होंने फिर रीजनिंग करी, ब्रेनस्टॉर्मिंग करी, उसके बाद में भी सम एक्सपेरिमेंटेशन करे होंगे। और एक्सपेरिमेंटेशन ये प्रोसेस है कहाँ तक पहुंचने का, साइंस तक पहुंचने का। साइंस के एक सिस्टमेटिक अप्रोच यानी कि एक साइंटिफिक मेथड तक पहुंचने का। तो फर्स्ट स्टेप क्या है, सिर्फ लॉजिक। आप अपनी इंटेलिजेंस के आधार पे देखते हो नेचुरल फिनोमेना को आसपास की कुछ, देयर इज समथिंग हैपनिंग, फिर उसके बारे में रीजनिंग करते हो। रीजनिंग करने के बाद आप कुछ हाइपोथेसाइज करते हो कि यार दीज आर द गिवन पॉसिबिलिटीज, कि एप्पल है नीचे गिर रहा है तो क्या इस पे कोई फोर्स लग रहा है या फिर कोई ऐसी शक्ति है जो इसे नीचे खींच रही है। तो वो सब आप हाइपोथेसिस करते हो, तो वही न्यूटन सर ने करी होगी। फिर उसके बाद में भी एक्सपेरिमेंटेशन किया हो, बार बार गिराया हो एप्पल को या अदर ऑब्जेक्ट्स को, फिर उन्होंने फाइंड आउट किया होगा कि यार सारी चीजें गिर तो नीचे गिर रही हैं। ठीक है, फिर एक एग्जाम्पल भी होता है ना, वो लीनिंग टावर ऑफ पीसा वाला अपने एग्जाम्पल देखा होगी कि फेदर गिराया और एक स्टोन गिराया, तो दोनों एक साथ गिरे, है ना। तो ग्रेविटी सब पे बराबर लगती है, इस तरीके के एक्सपेरिमेंटेशन की होगी लोगों ने। फिर फिर इसके बाद एक सेकंड स्टेप, लास्ट स्टेप आता है जिसको हम बोलते हैं कि साइंटिफिक मेथड। उसमें हमारा एम रहता है टू टू फाइंड आउट सम इक्वेशन, टू फाइंड आउट सम मैथमेटिकल मॉडल फॉर अ गिवन नेचुरल फिनोमेना। यानी कि ग्रेविटेशन था, ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा था, तो ग्रेविटी की कुछ इक्वेशंस फाइंड आउट करना, उन तक पहुंचने का तरीका है फर्स्ट लॉजिक, फिर रीजनिंग, फिर एक्सपेरिमेंटेशन, एंड देन वी विल ट्राई टू फाइंड आउट सम मैथमेटिकल मॉडल फॉर द गिवन नेचुरल फिनोमेना। और इस पूरे प्रोसेस को बोलेंगे साइंटिफिक मेथड। ठीक है, ओके। ठीक है, अब साइंस का मतलब मैंने पूछा था व्हाट इज साइंस। साइंस ओरिजिनेट फ्रॉम ए लैटिन वर्ड, वर्ब साइंटिया, और इसका मतलब टू नो है। ठीक है, ये सिंपल सी बात थी। अब साइंटिफिक मेथड में देखो तीन चीजें हो गई, लॉजिक, रीजनिंग, और चौथी, सॉरी थर्ड, एक्सपेरिमेंटेशन। एक्सपेरिमेंटेशन। अब एक्सपेरिमेंटेशन तो हो गए, एक्सपेरिमेंटेशन से हमें जनरली क्या मिलता है, डेटा मिलता है ना, जैसे आपने लैब में भी करे होंगे, टाइट्रेशन करी होगी केमिस्ट्री लैब में, या फिर फिजिक्स लैब में आपने पेंडुलम का टाइम पीरियड निकाला होगा, है ना। तो उसमें क्या मिलता है, आप मल्टीपल रीडिंग्स लेते हो ना बेटा, कि एक बार यस यस सर। स्टॉप सर। वॉच एक बार स्टॉप वॉच ऑन किया, फिर काउंट कर लिया कितने ऑसिलेशन आए, फिर दोबारा किया, फिर तिबारा किया। तो ऐसे मल्टीपल टाइम्स करते हो, कई कई एक्सपेरिमेंट में 2-3 बार में काम हो जाता है, कहीं में 10 बार, 20 बार, कहीं में 1000 बार, है ना। तो वो डिपेंड करता है टाइप ऑफ एक्सपेरिमेंट और अनसर्टेनिटी इन द रीडिंग्स, या फिर अनसर्टेनिटी इन द नेचुरल फिनोमेना इटसेल्फ। तो बट एक हमें मोटा मोटा ये आइडिया लगा कि ड्यू टू एक्सपेरिमेंटेशन हमें कुछ ऐसा कुछ मिलेगा, एक्स वाई की वैल्यू, फिर जेड की, मतलब कोई भी रैंडम वेरिएबल्स की, तो उनकी मल्टीपल वैल्यूज हमें मिलेंगी, एक टेबल बन जाएगी, है ना, रैंडम कुछ वैल्यूज होंगी, ऐसा कुछ कुछ रैंडम वैल्यूज आएंगी, है ना, जो भी वैल्यूज हमें फाइंड आउट होंगी एक्सपेरिमेंट से। तो ये हमें डेटा मिला, एक स्टेटिस्टिकल डेटा मिला। अब इस स्टेटिस्टिकल डेटा से हम कुछ इंटरप्रिटेशन निकालेंगे कि भाई इसका डायरेक्ट कोरिलेशन है एक्स का वाई के साथ, या फिर उल्टा इनवर्स कोरिलेशन है, या फिर ये कितने पे मैप कर रहे हैं कि एक्स इज ऑलमोस्ट 2 टाइम्स ऑफ वाई, या जेड इज ऑलमोस्ट 3 टाइम्स ऑफ एक्स।
तो इस तरीके के रिलेशन हमें स्टैटिस्टिकल डेटा से मिलेंगे। वो कहाँ से आएगा? एक्सपेरिमेंटेशन से। वंस वी ऑब्टेन सच अ डेटा, उसके बाद ऑन द बेसिस ऑफ दैट डेटा हम लोग आते हैं कहाँ पे? एक मैथमेटिकल मॉडल के ऊपर। वो मैथमेटिकल मॉडल क्या होगा? दीज टाइप ऑफ इक्वेशंस, h इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। जैसे ये ग्रेविटेशन की इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन जो हम बोलते हैं गैलीलियो सेकंड इक्वेशन, तो ये उस तरीके की इक्वेशन है, v इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इसमें कुछ पार्ट रहेगा जो डायरेक्ट रिलेशन से आएगा कि यार ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, या फिर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, या ये स्क्वायर लॉ पे जा रहा है। तो ये सब कुछ पार्ट आएंगे सिर्फ कोरिलेशन से, और कुछ आएंगे जैसे कॉन्स्टेंट्स ऑफ मल्टीप्लीकेशन या डिवीजन, जैसे हाफ आया, यहाँ पे कांस्टेंट है ना वैसे तो ये, अगर इसको देखें ए टी स्क्वायर टाइम्स सम कांस्टेंट। अब ये कांस्टेंट की वैल्यू कहाँ से आई? ये भी उस टेबल वाले डेटा से आई। तो ये फिर ये हमारे पास आफ्टर फॉलोइंग ऑल दीज रिजिड स्टेप्स, जो हमारे साइंटिफिक मेथड के स्टेप है, तो हम एक फाइनल हमारा आउटपुट आता है कि देयर इज सम मैथमेटिकल मॉडल। ये इक्वेशन इज एन एग्जांपल ऑफ मैथमेटिकल मॉडल। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज होंगी, जैसे द प्रोसेस, अगर मैं साइंटिफिक मेथड की आपको फॉर्मल डेफिनेशन पढ़ के बताऊं, उसमें देखना, द प्रोसेस विद द हेल्प ऑफ विच साइंटिस्ट, ठीक है, ट्राई टू इन्वेस्टिगेट, वेरीफाई एंड कंस्ट्रक्ट एन एक्यूरेट एंड रिलायबल वर्जन ऑफ नेचुरल फिनोमिना। ये लिखा है ना? ठीक है। पहला बात, इन्वेस्टिगेट। इन्वेस्टिगेट मतलब कि जो हमारे आसपास घटना घट रही है या कोई नेचुरल फिनोमिना अकर कर रहा है या टेक प्लेस हो रहा है, तो उसको पहले उन्होंने इन्वेस्टिगेट किया कि यार कुछ तो हो रहा है। फिर उसके बाद उसको वेरीफाई किया, किससे? बार बार करके किया कि गिर रहा है, नीचे गिर रहा है, ठीक है, यही चीज है, अकर कर दी। उसके बाद लास्ट स्टेप है कंस्ट्रक्ट एक्यूरेट और रिलायबल, एक्यूरेट और रिलायबल वर्जन ऑफ नेचुरल। एक्यूरेट और रिलायबल वर्जन ऑफ नेचुरल फिनोमेना क्या हुआ? एक मैथमेटिकल मॉडल हुआ, है ना, जिसमें आप मल्टीपल इनपुट डाल के एक कंक्रीट और एक फाइनल रिजल्ट तक पहुंच सकते हो। दैट इज द थिंग। ठीक है बेटा? यस तो सर। ये हो गया साइंटिफिक मेथड। चलो इसके बाद आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आते हैं व्हाट इज फिजिक्स पे। तो आपको साइंटिफिक व्हाट इज साइंस समझ आया कि साइंस क्या है? साइंस इज नथिंग बट वी आर इन्वेस्टिगेटिंग विद द हेल्प ऑफ सम सिस्टमैटिक अप्रोच द थिंग्स हैपनिंग अराउंड अस। नेचुरल फिनोमेना को एक सिस्टमैटिक अप्रोच से हम उसको स्टडी कर रहे हैं, दैट इज साइंस। ठीक। और साइंटिफिक उसका वर्ब वाइज मीनिंग देखें कि एग्जैक्ट मीनिंग वर्ब वाइज क्या है, तो इंग्लिश में टू नो को बोलेंगे साइंस। ठीक। चलो सर। ठीक है। अब व्हाट इज फिजिक्स? फिजिक्स क्या है? फिजिक्स क्या है? स्टडी ऑफ फिजिकल वर्ल्ड एंड द लॉज ऑफ गवर्निंग इट। ठीक है। फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ फिजिकल वर्ल्ड एंड द फिजिकल लॉज ऑफ नेचर। सही। तो अब देखो, फिजिकल वर्ल्ड की स्टडी को हम बोलेंगे फिजिक्स, और फिजिकल वर्ल्ड में जो लॉज एग्जिस्ट करते हैं यानी फिजिकल लॉज ऑफ नेचर, राइट। तो फिजिकल वर्ल्ड के जो लॉज हैं उनकी स्टडी को बोलेंगे फिजिक्स। अब देखो, फिजिकल वर्ल्ड अगर हम जान ले तो क्या हम समझ पाएंगे ना कि यार जो एक चीज है जिसका नाम फिजिकल वर्ल्ड है, और अगर उसी की स्टडी को हम क्या बोलेंगे? फिजिक्स। तो हमें ये पता चला कि फिजिकल वर्ल्ड इज समथिंग। अगर हम वो जान पाए कि व्हाट इज फिजिकल वर्ल्ड, तो बस जो चीज फिजिकल वर्ल्ड है उसी की स्टडी को हम फिजिक्स बोलेंगे। ठीक। साइंस का मतलब तो था टू नो, और अब फिजिक्स का मतलब क्या है? कि फिजिकल वर्ल्ड की स्टडी। अब देखो फिजिकल वर्ल्ड क्या है? क्या है? The world which we can see. द वर्ल्ड विच वी कैन सी। ठीक है। द वर्ल्ड विच वी कैन सी, द वर्ल्ड विच वी कैन फील, द वर्ल्ड विच वी कैन हियर या स्मेल या टेस्ट, जो भी कर सकते हैं, जो हमारी फाइव सेंसेस के दायरे में आ गया। पांच हमारी सेंसेस है, उनसे जो भी हमें दिख रहा है, जो भी हम महसूस कर पा रहे हैं, दैट इज फिजिकल वर्ल्ड। ठीक। अब देखो, जैसे आपने बोला कि द वर्ल्ड विच वी कैन सी, बट हम तो साउंड वेव्स भी पढ़ते हैं बेटा, है ना, फिजिक्स में साउंड्स भी तो पढ़ते हैं। तो साउंड को हम सुनते हैं, देखते नहीं है। तो वही है, फाइव सेंसेस के दायरे में जो चीज आ गई वो फिजिकल वर्ल्ड, यानी कि एनीथिंग एनीथिंग वी नो ऑफ एज ऑफ टुडे, जो भी चीज हमने आज तक जानते हैं, देखी है, सुनी है, महसूस करी है, दैट इज ए पार्ट ऑफ फिजिकल वर्ल्ड। तो हम मोटा मोटा लिख देते हैं ना, एवरीथिंग लिख सकते हैं ना बेटा, Yes, sir. यस सर। एवरीथिंग। तो अब अगर हम इन लूज टर्म्स, है ना, अगर ढीले ढाले शब्दों में हम बोले कि यार स्टडी ऑफ एवरीथिंग इज फिजिक्स, कुछ भी हम जानते हैं अगर उसकी स्टडी कर रहे हैं, दैट इज फिजिक्स। ठीक। उनमें से वेरी फ्यू लिमिटेड एग्जांपल्स कैन बी ग्रेविटेशन, कि एक लीफ है उस पे नीचे ग्रेविटी लग रही है, तो दिस इज एन एग्जांपल। एक एयरप्लेन है उस पे अगर ड्रैग फोर्स लग रहा है पीछे ड्यूरिंग इट्स मोशन, तो दैट इज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ फिजिक्स। न्यूक्लियर फिजन फिजन रिएक्शन अगर सन में जो हो रही है, तो दैट इज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ फिजिक्स।
है ना। तो फिजिकल वर्ल्ड की जो भी स्टडीज है दैट इज पार्ट ऑफ फिजिक्स। चलो अब देखो, जब हमने बोल दिया कि फिजिक्स इज नथिंग बट स्टडी ऑफ एवरीथिंग अराउंड अस, तो उसका एक ये भी हुआ ना, स्कोप क्या हुआ? स्कोप मतलब कि फिजिक्स का दायरा, फिजिक्स का एक्सपेंशन, फिजिक्स का स्कोप कितना है वो बताओ, कितना हुआ? लिमिटेड हुआ कि अनलिमिटेड हुआ? सर अनलिमिटेड। अनलिमिटेड, अनलिमिटेड हुआ, अनलिमिटेड स्कोप हुआ। क्यों? क्योंकि हम जो भी जान रहे हैं, जो भी देख पा रहे हैं, तो अगर स्टडी ऑफ एवरीथिंग को ही फिजिक्स बोल रहे हैं तो अनलिमिटेड हुआ, ऑब्वियसली अनलिमिटेड हुआ। ठीक है, कि उसकी कोई लिमिट नहीं है। अब देखो, इसमें दो चीज आएंगी, मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ स्कोप ऑफ फिजिक्स में ही। देखो, इन टर्म्स ऑफ लेंथ, टाइम और मास अगर देखा जाए तो वेरी स्मॉल लेंथ 10⁻⁻14, 10⁻26। अब देखो इनमें डिफरेंस कितना है, -14 इज वेरी 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 टाइनी, है ना। ओके, और 10⁻26 ये क्या है? बहुत लार्ज लेंथ होगी। ठीक है बेटा, अभी इंट्रोडक्टरी सेशन है बस, इसलिए थोड़ा फास्ट ले रहे हैं समझने का। ओके ठीक है, थोड़ा स्लो पढ़ाएंगे, कोई दिक्कत। 10⁻14 स्मॉल लेंथ है ना, कितना स्मॉल है? देखो एटम पे अगर जाए तो एंगस्ट्रॉम में बात होती है, होती है। ये सुना है किसी ने एंगस्ट्रॉम? यस सर, यस सर। ये होता है ना 10⁻−10 या -12 होता है, 10 ही होता है शायद। बताओ बताओ। सर 10⁻−10। -10 ना। अब एटॉमिक स्केल पे बातें होती है तो एंगस्ट्रॉम की बात करते हैं। अब एटम से भी छोटे लेवल पे चले गए, 10⁻−14 यानी उसका भी 10,000वां हिस्सा, 1/एंगस्ट्रॉम/10,000। तो उतने छोटे स्केल से लेके, और ये तो शायद 10⁻26 तो मेरे हिसाब में डायमीटर ऑफ ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स ही है, पूरी दुनिया को एक साथ ऐसे सिस्टम ले ले। तो इतना एक्सपेंशन, इतना स्कोप, यानी इतना वेरिएशन सिर्फ लेंथ वाइज देख सकते हैं। और वही मास के टर्म्स में देखेंगे, मास इलेक्ट्रॉन का है शायद ये, और ये पूरे यूनिवर्स का। तो उतना फ्रीडम चॉइसेस ऑफ मास में है। सेम टाइम के स्केल पे देखो, 10⁻22 सेकेंड, इतने कम टाइम से लेके 10⁻18 इतने बड़े टाइम तक। तो स्कोप इज अनलिमिटेड। मेन बात है, ये रैंडम नंबर्स है बेटा, इनका नंबर्स का कोई याद रखने का या कुछ मतलब नहीं है। बट ये है कि ये दिखाना चाह रहे हैं कि फिजिक्स का जो स्कोप है वो एंडलेस है, एंडलेस इन टर्म्स ऑफ लेंथ, एंडलेस इन टर्म्स ऑफ टाइम, एंडलेस इन टर्म्स ऑफ मास। ठीक है, अब देखो यहाँ आए थे। अब हमारे पास दो नजरिए होते हैं किसी भी चीज को या किसी भी सिस्टम को देखने के। द फर्स्ट वन इज मैक्रोस्कोपिक और द सेकंड वन इज माइक्रोस्कोपिक। ये टर्म बस आपको याद हो जाएंगी, मैं अभी एक चीज बताऊंगा उससे। ये देखो, ये H2O ड्रॉपलेट, अगर H2O ड्रॉप अगर हम कंसीडर करें इसको, ये वाला वाटर ड्रॉपलेट, तो इस ये बड़ी ड्रॉपलेट जो है, इसमें ये छोटी छोटी ड्रॉप से बनी होगी नहीं, उसको और छोटे छोटे ड्रॉप्स में डिवाइड किया जा सकता है बड़ी ड्रॉप को। अब अगर वी आर टॉकिंग अबाउट जस्ट ए टाइनी ड्रॉप और अ ड्रॉप, तो ये वाला मान लो कि एक छोटी ड्रॉप को हमने उठा लिया इधर से और उस पर फोकस कर रहे हैं। अनलेस वी आर डीलिंग विद, अनलेस वी आर डीलिंग विद एटॉमिक स्केल, एटॉमिक या सब एटॉमिक स्केल, तो क्या है? तो है मैक्रोस्कोपिक। ठीक है, यानी कि चाहे वो ड्रॉप टाइनी हो, चाहे नॉर्मल ड्रॉप हो, या छोटी छोटी ड्रॉप्स हो, अनलेस वी आर डीलिंग विद एटॉमिक स्केल, यानी एटम के लेवल पे या मॉलिक्यूल के लेवल पे या सब एटॉमिक लेवल, तो वो हमारा नजरिया उसको देखने का मैक्रोस्कोपिक है। क्यों? वी आर लुकिंग एट इट एज अ कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। इसमें इस ड्रॉप में भी होंगे ना एटम्स और मॉलिक्यूल, छोटे 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 छोटे, बट हम एक बार में एक एटम को नहीं देख रहे, हम पूरी ड्रॉप को देख रहे हैं और उसी को ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो तो हमारा जो है नजरिया या हमारा जो व्यू पॉइंट है उसको बोलेंगे मैक्रोस्कोपिक। हम माइक्रोस्कोपिक चीजों को नहीं देख रहे, हम मैक्रोस्कोपिक को देख रहे हैं। बस माइक्रो नहीं है तो मैक्रो है, ये ध्यान रखना है। ये वर्ड है, इसको याद रखो। अगर माइक्रोस्कोपिक स्केल से नहीं देख रहे, एटॉमिक या सब एटॉमिक चीजों के बारे में बात नहीं कर रहे, और हम या फिर हमारी जो फोकस है, इफ आवर फोकस इज नॉट ऑन अ पर्टिकुलर एटम और ऑन अ मॉलिक्यूल, तो मैक्रोस्कोपिक नजरिया होगा। बट अगर हमारा फोकस एटम पे है या उसके सब एटॉमिक मॉलिक्यूल है या बिहेवियर ऑफ अ सिंगल एटम, तो वो नजरिया हुआ माइक्रोस्कोपिक।
ठीक, ये दो वर्ड है बस आपको याद रखने हैं। इसमें आगे अभी डिस्कशन करूंगा तो समझ आएगा कि माइक्रोस्कोपिक कहाँ काम आ रहा है और मैक्रोस्कोपिक नजरिया कहाँ काम आ रहा है, किन किन चैप्टर्स में या किन किन सब पार्ट्स ऑफ फिजिक्स में। ठीक है, इसके बाद डाउट्स लूंगा बेटा ये बताने के बाद, फिर किसी को समझ नहीं आए तो आप पूछना। देखो पहला मैंने बताया था कि मैक्रोस्कोपिक इज समथिंग, राइट, देयर इज समथिंग कॉल्ड एज मैक्रोस्कोपिक। अब उस मैक्रोस्कोपिक नजरिए में ये बताओ, हमने आप लोगों ने 11th का मोस्टली सिलेबस पूरा हो गया है सबका, तो ये बताओ कि जो हमने मैकेनिक्स पढ़ी है ना, 11th में मैकेनिक्स पढ़ेंगे फर्स्ट फ्यू चैप्टर्स में, 5-6 चैप्टर्स में, तो वो मैकेनिक्स क्या उसमें हम एटम्स की बात करते हैं या मॉलिक्यूल्स की बात करते हैं? नो सर। नो सर। नहीं करते ना, हम रिजिड बॉडीज की बात करते हैं, रिजिड बॉडीज की। रिजिड बॉडी सुना है किसी ने? यस सर। रिजिड बॉडी सुना है, फ्री बॉडी डायग्राम, रिजिड बॉडी, ये सब चीजें सुनी है नहीं सुनी, बता देंगे हम आपको, Yes, sir. है ना? यस सर। देखो सुनी है तो अच्छा है, नहीं सुनी तो मैकेनिक्स जैसे ही शुरू होगा वहां पे सब बताया जाएगा कि व्हाट इज ए रिजिड बॉडी, बिकॉज विदाउट एक्सप्लेनिंग व्हाट इज ए रिजिड बॉडी मैकेनिक्स का कोई मतलब बनता नहीं है, राइट। तो अभी देखो मैकेनिक्स में जब हम बात करें तो ये मोटा मोटा सबको पता है कि यार हम एटम या मॉलिक्यूल की बात नहीं कर रहे, हम ऑब्जेक्ट्स की बात कर रहे हैं, राइट। तो उस ऑब्जेक्ट को ही हम रिजिड बॉडी बोलते हैं जहाँ पे फोर्सेस लगते हैं, ठीक है। डिटेल डेफिनेशन विल बी डिस्कस्ड व्हेन वी विल बी पर्टिकुलरली डीलिंग विद मैकेनिक्स चैप्टर्स, ओके। तो देखो मैकेनिक्स में हम एटॉमिक फिनोमेना की बात नहीं कर रहे, उसमें कुछ भी हो सकता है, मैकेनिक्स ऑफ रिजिड बॉडीज, रॉकेट प्रोपल्सन हो सकता है, प्लैनेटरी मोशन हो सकता है, या फिर वेव्स ऑन स्ट्रिंग्स हो सकता है। इन सभी चैप्टर्स में हम वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट एनी एटॉमिक और मॉलिकुलर फिनोमेना। तो ये हमारा कौन सा व्यू पॉइंट हुआ, माइक्रोस्कोपिक हुआ कि मैक्रो हुआ? बताओ बेटा। मैक्रो, मैक्रो। जब एटम की बात करेंगे तो माइक्रो, माइक्रोस्कोप सुना है? माइक्रोस्कोप से याद आएगा ना कि अगर हम यहाँ पे माइक्रोस्कोप लगाएं तो हमें क्या छोटी चीजें देखने के लिए लगाते हैं माइक्रोस्कोप या बड़ी चीजें? छोटी चीजें। छोटी चीजें। तो एटम छोटा हुआ कि बड़ा हुआ? छोटा। छोटा हुआ। तो देखो अगर एटॉमिक बातें कर रहे हैं, एटॉमिक स्केल पे बात कर रहे हैं, यानी कि माइक्रोस्कोप से छोटी छोटी, ऐसे बस याद रखो, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से मानो देख रहे हैं इसको, तो माइक्रोस्कोपिक है ना, छोटे स्केल पे माइक्रो, बड़े स्केल पे मैक्रो, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे रिजिड बॉडी एज ए ऑब्जेक्ट्स की बात कर रहे हैं, तो ये बात हुई किसकी? मैक्रो स्केल की। देखो थर्मोडाइनमिक्स है, अब थर्मोडाइनमिक्स में कौन सा स्केल हुआ ये बताओ? कोई भी बताओ बेटा। थर्मोडाइनमिक्स में कौन सा स्केल हुआ? थर्मोडाइनमिक्स में माइक्रो हुआ कि मैक्रो हुआ? माइक्रो। माइक्रो, माइक्रो, ठीक है। और मैक्रो? मैक्रो। ठीक है, कुछ बच्चे चैट पे भी आंसर दे रहे हैं माइक्रो, ओके। हाँ तो देखो कुछ जिन लोगों ने माइक्रो बोला वो भी सही है, जिन लोगों ने मैक्रो बोला वो भी सही है, बट हमारा जो सिलेबस, हमारे सिलेबस में जो थर्मोडायनेमिक्स है वहां पे हम क्या एक एटम की बात करते हैं या पूरे गैस के टेम्परेचर की बात करते हैं, या पूरे जो भी भरा हुआ है सिलेंडर पिस्टन में गैस है उसकी पूरे की एक साथ बात करते हैं, या उसके एक एटम की बात करते हैं? बताओ। एटम। एक एटम की बात करते हैं? सर दोनों की करते हैं। दोनों की करते हैं। देखो समझने के लिए हम बात करते हैं, जब इनिशियल इंट्रोडक्शन होता है ना पार्ट चैप्टर का बेटा, तब हम बात करते हैं कि एटम रैंडम मोशन में होते हैं, उनका ये चल रहा होता है कौन सा ब्राउनियन मोशन वगैरह, वो सब बातें करते हैं। बट जब हम कैलकुलेशंस करते हैं, जब हम सिस्टम को एज ए होल देखते हैं, तो हम ये देखते हैं कि एक पिस्टन सिलेंडर है, उसमें गैस भरी हुई है, अब उस पूरे गैस के टेम्परेचर की बात हो रही है, पूरे गैस के वॉल्यूम की बात हो रही है, पूरे गैस के प्रेशर की बात हो रही है। तो वो प्रेशर तो हम ये जान रहे हैं कि यार वो प्रेशर तो है, इफेक्ट तो है, मल्टीपल एटम्स बॉम्बार्ड कर रहे हैं बाउंड्री पे, सिस्टम बाउंड्री पे उसका, बट ओवरऑल हम पूरे सिस्टम की जब एक गैस भरी है, ठीक है, पिस्टन सिलेंडर में, तो यहाँ पे जो टेम्परेचर दिया है, यहाँ पे जो प्रेशर दिया है, यहाँ पे जो वॉल्यूम दिया है, वो पूरे गैस का दिया है, यानी कि द गैस कंटेन्ड इन द सिलेंडर। अब ये जो गैस है एक सिस्टम है, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट अ पर्टिकुलर एटम और पर्टिकुलर मॉलिक्यूल ऑफ अ गैस, राइट। तो
वो जो अप्रोच है हमारा, जो अब हमारे सिलेबस में है, 11th के जो सिलेबस में है, दैट इज मैक्रोस्कोपिक, क्योंकि हम पूरे सिस्टम को एक साथ देख रहे हैं, हम एक एटम को नहीं देख रहे। बट हाँ, ये बात भी सही है कि जिन बच्चों ने माइक्रो बोला है वो भी अपने जगह पे सही है कहीं ना कहीं, क्योंकि देर इज ऑल्सो ब्रांच ऑफ थर्मोडाइनमिक्स जिसको हम स्टैटिस्टिकल थर्मोडाइनमिक्स बोलते हैं। ठीक है, स्टैटिस्टिकल थर्मोडाइनमिक्स में जो बात होती है वो पर्टिकुलर एटम की होती है, पर्टिकुलर मॉलिक्यूल्स की होती है, उनके इंडिविजुअल बिहेवियर की होती है। बट जो हम पढ़ेंगे 11th में, दैट इज सिस्टम एज ए होल, प्रेशर ऑफ द सिस्टम, प्रेशर ऑफ द पूरा सिलेंडर में जो गैस है। ठीक है, तो प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर जो भी होगा वो सिस्टम का होल होगा। तो अभी अगर क्वेश्चन इस तरीके का आता है या कुछ फील कहीं भी आपको ये कंसेप्ट यूज करना होगा, तो वी विल टॉक अबाउट मैक्रोस्कोपिक, माइक्रो नहीं करेंगे। माइक्रो सिर्फ एक ही होगा, मैं आपको बताऊंगा अगले पे। ठीक है, फिर मैक्रो के ही और एग्जांपल है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का सारा, बिकॉज वी आर लुकिंग एज ए सिस्टम एज ए होल। अगर ईएमआई देख रहे हैं, ये देख रहे हैं, हम यहाँ भी इलेक्ट्रॉन्स की बात नहीं कर रहे, यहाँ भी सिर्फ फील्ड्स की बात हो रही है, करंट्स की बात हो रही है, यहाँ भी सब एटॉमिक या एटॉमिक स्केल की बात नहीं हो रही है। वी आर लुकिंग एट ए सिस्टम, राइट, सेम ऑप्टिक्स में है। ठीक, अब आगे, अब आई बात माइक्रो की, कि माइक्रो कहाँ पे आएगा। क्वांटम फिजिक्स का जितना भी टॉपिक है जो आपके 12th में आएगा, एटम्स, न्यूक्लियाई, कुछ पार्ट कम्युनिकेशन सिस्टम्स का, वो सारा का सारा माइक्रो में आएगा, बिकॉज वी आर लुकिंग एट एटॉमिक फिनोमिना। ठीक है, एटम है, एटम है, या फिर इस सब एटॉमिक स्केल पे गए कि ये न्यूक्लियस है अंदर और ऑर्बिटल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, तो अगर उन सब की बातें हो रही है तो माइक्रोस्कोपिक है पूरा, राइट। देखो, अगर एटम की हमने खोज करी फिजिक्स में, तो फिर उससे क्या निकला, एटम बॉम्ब निकला, न्यूक्लियर एनर्जी निकली। उसके बाद सब एटॉमिक फिनोमिना की खोज हुई कि यार इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स होते हैं अंदर। ये आपने इसमें पढ़ा होगा ना केमिस्ट्री में थोड़ा बहुत, कि इलेक्ट्रॉन क्लाउड जैसी कोई चीज होती है ना। नहीं पढ़ा होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जब आपको पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा कि ये चार्ज कैसे ट्रांसफर होता है या चार्ज इंड्यूस कैसे होता है। तो वो इलेक्ट्रॉन क्लाउड के लाइक इलेक्ट्रॉन क्लाउड के बायसनेस से, इलेक्ट्रॉन क्लाउड जब आपका एक साइड अट्रैक्ट होगा, वो होगा, तो इंड्यूस चार्जेस प्रोड्यूस होते हैं, वो सब चीजें बताऊंगा। तो लाइक देयर इज समथिंग, ये तो पता है ना कि एटम में प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होता है और इलेक्ट्रॉन्स उनके चारों तरफ घूम रहे होते हैं, यस है सर। ना। एटम के अंदर एक न्यूक्लियस चीज होती है, न्यूक्लियस में होगा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और उस न्यूक्लियस के चारों तरफ ऑर्बिटल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं, राइट। अब घूम रहे होते हैं, इसे गलत थिंग, घूमना या नहीं घूमना वो नहीं होता, बट देयर इज ए प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन्स, एग्जैक्ट ये होता है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन्स इन द ऑर्बिटल, ये प्रोबेबिलिटी होती है, राइट। तो वो एक हो गया सब एटॉमिक मॉडल, एटॉमिक मॉडल में सब एटॉमिक फिनोमिनाज हो गए। तो उनसे हमें पता चला सब एटॉमिक चीजों से कि यार हम इस इलेक्ट्रॉन क्लाउड के साथ, या हम इलेक्ट्रॉन से खेल के कुछ चीजें बना सकते हैं, जैसे प्रोसेसर्स, है ना, ये हमने बनाए। तो इन सब को यूज कर करके हमने अदर इक्विपमेंट बना लिए। सबसे पहले बना था ट्रांजिस्टर, उसके बाद बन गए सीपीयूज, फिर रैम बन गई, चिप्स बन गई, मेमोरी स्टिक्स बन गई, ये सब बना के अब लैपटॉप है, फोन है, रेडियोज है, इंटरनेट है, कम्युनिकेशन सिस्टम्स हैं, जिन सब का हम अभी एक्टिवली यूज करते हुए इस क्लास में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, क्लास ले रहे हैं। ठीक, अब देखो, जिसको जो समझ आया वो अच्छा है, जिसको जो समझ नहीं आया वो भी अच्छा है, बिकॉज इसमें से क्वेश्चन ज्यादा आते नहीं है, जो क्वेश्चन आएंगे हल्के फुल्के आएंगे, जितना भी सुना होगा उससे टिक हो जाएगा वो सारा। अब बताओ, डाउट बताओ, डाउट है वो हैंड रेज कर लो बेटा। ये क्वेश्चन कर लो, तो जिसको आंसर आता है हैंड रेज कर लो। हाँ बेटा, हर्षितिका बोलो। सर डी ऑप्शन। ऑप्शन डी, क्वांटम फिजिक्स। किसी को ये लगता है कि डी ऑप्शन गलत है तो वो बताएं। जो एग्री करते हैं वो डी ऑप्शन टाइप भी कर सकते हैं, जो लोग एग्री करते हैं कि हाँ ऑप्शन डी ही है, और इफ दे वांट टू पार्टिसिपेट इन दिस कन्वर्सेशन, तो वो चैट बॉक्स का यूज कर सकते हैं बेटा। लाइक हर एक बंदे का नाम नहीं ले पाऊंगा, तो हाँ बिल्कुल सही सही है, तो जिन जिन को डी लगता था दे शुड। ठीक है बेटा, ओके, ठीक है।
ठीक है, तो बहुत सारे स्टूडेंट को डी लगता है। इसके अलावा किसी को लगता है तो दे कैन ड्रॉप इन चैट बॉक्स ऑल्सो। खुशी, नेगी, ओके, मुस्कान, सिमरन, साक्षी, सही है बेटा। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को लगता है डी। चलो इसको डिस्कस कर लेते हैं कि एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फिनोमेना की कौन बात करता है। न्यूटन मैकेनिक्स नहीं, फ्लूइड मैकेनिक्स नहीं, अप्लाइड मैकेनिक्स नहीं। क्यों? देखो, न्यूटोनियन मैकेनिक्स बात करता है मोशन ऑफ रिजिड बॉडीज के बारे में, राइट। फ्लूइड मैकेनिक्स बात करता है मैकेनिक्स ऑफ फ्लूइड्स के बारे में। फ्लूइड्स क्या होते हैं बताओ? गैस प्लस लिक्विड। गैस प्लस लिक्विड। ठीक है बेटा, गैस और लिक्विड। ठीक है, अब ओके, अप्लाई इसमें मैं बताता हूँ, मैं फ्लूइड्स के बारे में और चीज बताता हूँ। एनीथिंग दैट कैन फ्लो, अगर मोटा मोटी पूछी जाए तो व्हाट इज फ्लूइड? एनीथिंग दैट कैन फ्लो। अब फ्लो क्या कर सकते हैं? गैस भी फ्लो कर सकती है और लिक्विड भी फ्लो कर सकती है, है ना। और अगर फॉर्मल डेफिनेशन की बात करें व्हाट इज फ्लूइड, तो क्या होगा? स्टेट ऑफ मैटर दैट कंटिन्यूअसली डिफॉर्म्स ऑन एप्लीकेशन ऑफ शियर स्ट्रेस। देखो, मानो कि ये मेरा हाथ है, ठीक है, दिस इज अ फ्री सरफेस। फ्री सरफेस किसका? फ्लूइड का। अब इमेजिन करने का, गैस को इमेजिन करना इज नॉट दैट इजी, बट हम ये इमेजिन कर सकते हैं कि ये वाटर सरफेस है, राइट। या फिर देखो, छोड़ो, ये स्लिप नहीं होगा, ये कैलकुलेटर है, ठीक है, इसके इस सरफेस को आप मानो कि ये वाटर सरफेस है। अब मैं ऊपर से शियर स्ट्रेस यानी कि अलोंग द सरफेस ऐसे फोर्स लगाऊं या ऐसे स्ट्रेस लगाऊं, तो क्या ये रेजिस्टेंस प्रोड्यूस करता है क्या ये टॉप मोस्ट सरफेस? ये आराम से मूव कर जाएंगे हम, इजी होगा ना मूव करना। तो ऑन एप्लीकेशन ऑफ दिस शियर स्ट्रेस ये कंटिन्यूअसली डिफॉर्म करता चला जाए। वाटर तो एंडलेसली डिफॉर्म करेगा ना, तब हम करेंगे, तो ये कोई रेजिस्टेंस फॉलो नहीं करेगा। बट यस, सिंस दिस कैलकुलेटर इज सॉलिड, अब मान लो मैं इस पे शियर स्ट्रेस लगाऊं कैलकुलेट, तो क्या ये डिफॉर्म करेगा? थोड़ा बहुत करेगा, देखो थोड़ा बहुत दिख भी रहा होगा, बट एक लिमिट के बाद नहीं करेगा। अगर ये लिक्विड होता तो ये एंडलेसली डिफॉर्म करता रहता, या ये फ्लूइड होता तो ये एंडलेसली डिफॉर्म करता। तो द फॉर्मल डेफिनेशन है वो तो ये है कि ऑन एप्लीकेशन ऑफ शियर स्ट्रेस एंडलेस डिफॉर्मेशन, SHEAR। बेटा ये मैं बीच बीच में बताता रहूंगा तो आपको रिवीजन होता रहेगा। अभी अगर शियर समझ नहीं आ रहा तो टेंशन नहीं लेना, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सब्सटेंसेस में सब समझाएंगे डिटेल में, विद एनिमेशन और विद पूरा चित्र के साथ, ठीक है। तो अभी मैं इसलिए बता रहा हूँ कि जो चीजें बार बार रिपीट होंगी तो यू विल बी मोर फेमिलियराइज्ड टू दोज टर्म्स। तो एग्जाम में अगर मान लो आपको एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं आता और कोई एकदम हल्का सा क्वेश्चन आ जाए, तो वो चीजें क्लिक करेंगी एंड यू विल बी इन ए गुड कंडीशन टू आंसर ऑल दोस क्वेश्चंस, ठीक है, ठीक है। तो लिक्विड और गैसेज के कॉम्बिनेशन को फ्लूइड बोलते हैं। एनीथिंग दैट कैन फ्लो इज अ फ्लूइड। और फॉर्मल डेफिनेशन में बात होगी किसकी? शियर स्ट्रेस की और कंटिन्यूअस डिफॉर्मेशन की, ठीक है। फिर अप्लाइड मैकेनिक्स है। अप्लाइड मैकेनिक्स जस्ट अबाउट एप्लीकेशन फोर्सेस और इट्स एप्लीकेशन। जब फोर्स की बात आ गई तो अप्लाइड मैकेनिक्स बोल देंगे। अब ये ऑप्शन नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, तो बाय एलिमिनेशन इटसेल्फ ऑप्शन डी इज करेक्ट। और क्योंकि हमने यहाँ देख ही लिया था कि यार क्वांटम मैकेनिक्स जैसी कोई चीज होती है वो एटॉमिक और सब एटॉमिक फिनोमेना के बारे में बात करती है। अगर आपको ये बात याद रह जाए तो सीधा आधे सेकंड में क्वेश्चन को पढ़ना है और टिक करके उस पर थूक के और आगे निकल जाना है, ठीक है बेटा। कि ये कितना गंदा सवाल आपने पूछा क्वेश्चन वालों ने, और आगे निकल जाना है उसमें, ठीक है। सब एटॉमिक और एटॉमिक हो गया। चलो जी, तो जिनने भी डी ऑप्शन दिया मैक्सिमम स्टूडेंट ने बिल्कुल सही थे, तो बहुत सही, गुड। चलो एक और क्वेश्चन है उसी का उल्टा, बताओ। ऐसे ही बता दो माइक ऑन करके, इस पे क्या टाइम वेस्ट करना। ए ऑप्शन। बेटा ए। ढंग से पढ़ो, ढंग से। सभी। बी ऑप्शन, ओके। देखो क्वेश्चन क्या है, न्यूटोनियन मैकेनिक्स किसके बारे में बात नहीं करता, किसको एक्सप्लेन नहीं कर सकता न्यूटोनियन मैकेनिक्स? ऑब्वियस सी बात है कि क्वांटम मैकेनिक्स एटॉमिक की बात करता है तो न्यूटोनियन मैकेनिक्स नहीं कर सकता। फॉल ऑफ बॉडीज ऑन अर्थ ग्रेविटेशन में आता है, आता है ना। यस सर। तो यस सर। ग्रेविटेशन पार्ट है कि न्यूटोनियन मैकेनिक्स का कि नहीं है? है है ना। यस सर। न्यूटन्स लॉ लगते हैं ना भैया। ये क्वेश्चन ये देखो, अरे कहाँ पहुंच गए हम, को एकदम तो इसको क्या हो गया भाई। हाँ ठीक है।
देखो, हाँ, न्यूटोनियन मैकेनिक्स में ये वाली इक्वेशन अभी तो देखी थी मैथमेटिकल मॉडल में, h इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। तो ये क्या है, ये ग्रेविटेशन है ना, और ये न्यूटन की तो इक्वेशन है, न्यूटन्स लॉ, तो ग्रेविटेशन हो गया। मूवमेंट ऑफ प्लेनेट, कौन से लॉज होते हैं गवर्न करते हैं जो इसको, मूवमेंट ऑफ प्लैनेट्स को, केपलर्स लॉ। है ना, केपलर्स लॉज। केपलर्स लॉज भी न्यूटोनियन। ठीक, बात आई फ्लाइट ऑफ रॉकेट, यहाँ कंजर्वेशन ऑफ, बताओ, कंजर्वेशन ऑफ व्हाट, लीनियर मोमेंटम। कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम क्या है, थर्ड लॉ है कि नहीं है, यस सर। है ना। यस। पार्टिकल्स, अगर जो पार्टिकल्स रॉकेट को छोड़ के नीचे जा रहे हैं वही तो अपना इक्वल अपोजिट फोर्स लगा रहे हैं रॉकेट पे, बिकॉज फ्री स्पेस है। देखो बेटा, यहाँ पे तो एयर का ड्रैग है ना, अर्थ पे, बट अगर हम बाहर चले जाते हैं आउटर स्पेस में, तो वहां पे रॉकेट कैसे फ्लो करेगा, उस फ्लाई करेगा, उसको कुछ ना कुछ चीज पीछे धकेलनी पड़ेगी ताकि उसको एक पुश मिल सके। तो फ्री स्पेस में जो उसके बर्न्ड प्रोडक्ट, यानी जो बर्न्ड गैसेज हैं, वो नीचे फोर्स लगाएंगी, नीचे फेंकी जाएंगी, तब उसके इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन रॉकेट को मिलेगा अपवर्ड डायरेक्शन में। तो दिस इज नथिंग बट थर्ड लॉ न्यूटोनियन। बस बचा बाय एलिमिनेशन, ए सी और डी गए, तो ऑप्शन बी सही है। और किसी को याद है कि भाई एटॉमिक फिनोमेना इज, वो बात होती है कहाँ पे, क्वांटम मैकेनिक्स में, तो सीधा आधे सेकंड में टिक करना है और नेक्स्ट क्वेश्चन को अप्रोच करना है। ठीक, यस चलो सर। जी, ऑप्शन बी सही हुआ। ओके, अब आते हैं, हमने बात कर ली कि व्हाट इज साइंस, स्कोप ऑफ फिजिक्स की बात कर ली, अब फिजिक्स की फॉर्मल डेफिनेशन की बात कर लेते हैं। ओके, हाँ, फिजिक्स की फॉर्मल डेफिनेशन भी कर ली, अब बात कर लेते हैं कि हम फिजिक्स क्यों पढ़ें, व्हाई फिजिक्स, व्हाई शुड वी स्टडी फिजिक्स। वी हैव ऑलरेडी, बताओ, व्हाई शुड वी स्टडी फिजिक्स। बताओ भाई बताओ। सबसे प्रैक्टिकल चीज तो है भाई, एग्जाम के लिए पढ़ लेते हैं, ठीक है। उसके अलावा टू नो द एवरीडे लाइफ, एवरीडे फिनोमेना या फिर नेचुरल फिनोमेना। और बताओ इसके अलावा और क्या हो सकता है। क्योंकि सर जैसे आपने बोला कि फिजिक्स होते हैं उसको मतलब क्यूरियोसिटी भी बोल सकते हैं, तो मतलब हर चीज को जानने के लिए हम फिजिक्स। हाँ, टू नो, कुछ जानने के लिए, ठीक है। इसके अलावा अ, ये भी हो सकता है कि स्कोप अनलिमिटेड है ना, स्कोप अनलिमिटेड है, तो आप कुछ भी जानना चाहोगे तो यू शुड हैव फिजिक्स, आप फिजिक्स तक ही पहुंचोगे सारी चीज। मेन बात ये है, आप अपने डेली लाइफ में कुछ है, चीजें हो रही है, उसको अगर आप जानना चाहते हो, आपके आसपास कुछ चीज हो रही है एवरीडे लाइफ में, तो एवरीडे लाइफ में मतलब है कि कुछ एप्लीकेशन पार्ट, लाइक एप्लीकेशन ऑफ फिजिक्स। एप्लीकेशन ऑफ फिजिक्स में क्या हो सकता है कि यहाँ पे डेली लाइफ, और डेली लाइफ में भी क्या, टू मेक इट इजी, डेली लाइफ को इजी बनाने के लिए हम फिजिक्स पढ़ेंगे, क्यों, वो आगे जानेंगे, बिकॉज टेक्नोलॉजी एंड फिजिक्स आर क्लोजली रिलेटेड, तो वो हमारी डेली लाइफ का इंटीग्रल पार्ट है। ऑल्सो फिजिक्स इज इंटीग्रल पार्ट ऑफ नेचुरल फिनोमिना, ऑल्सो इट हैज अनलिमिटेड स्कोप, हमने देखा कि इतनी वास्ट इसकी एप्लीकेशन है, तो इसलिए हमें फिजिक्स पढ़ना ही चाहिए। और दूसरा ये था कि क्यूरियोसिटी को सेटिस्फाई करने के लिए, ठीक। और फाइनल मोस्ट प्रैक्टिकल एग्जाम्पल वो है कि एग्जाम में फिजिक्स आती है, इसलिए हमें फिजिक्स पढ़नी चाहिए, ठीक। चलो, अब देखो, एक्साइटमेंट ऑफ फिजिक्स, कुल मिला के उन्हीं सब का कॉम्बिनेशन है। क्यूरियोसिटी, अपनी जिज्ञासा की संतुष्टि हेतु, यानी कि टू सेटिस्फाई अवर क्यूरियोसिटी। एलिगेंस ऑफ फिजिकल लॉ, फिजिक्स के जो लॉज हैं या फिजिक्स के नेचुरल फिनोमिना है, उनकी विराटता, उनकी महानता और उनके एक्सपेंशन, उनका जो स्केल है, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट ब्यूटी ऑफ फिजिक्स वी शुड लर्न फिजिक्स, एलिगेंस ऑफ फिजिकल लॉज, राइट। एप्लीकेशन, यहाँ पे सब कुछ आ जाएगा, टेक्नोलॉजी, डेली लाइफ, एग्जाम, और बहुत कुछ, सब कुछ यहाँ पे आ जाएगा कि एप्लीकेशन इतना है फिजिक्स का नेचर में, है ना। यस सर। तो यस यहाँ पे सर। सब चीजें इंक्लूड होगी। तो ये ब्रॉडर कैटेगरीज होगी। एक चीज होगी प्रिडिक्शन, अब ये मेरे को बताओ प्रिडिक्शन के लिए क्यों पढ़े, क्या क्या हो सकता है प्रिडिक्शन में, कुछ हेल्प कर पाओगे, क्या समझ रहे हो कि प्रिडिक्ट करने के लिए, बताओ बेटा। प्रिडिक्शन जो है, प्रिडिक्शन का मतलब क्या हुआ,
सर अनुमान लगाना किसी ओके, अनुमान लगाना फिजिक्स, अनुमान लगाना तो बेटा शायद अप्रोक्सीमेशन हो गया, है ना, अनुमानित। बट प्रिडिक्शन मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट फ्यूचर, यानी कि भविष्य के बारे में कुछ बताना, भविष्यवाणी करना, राइट। यस सर है ना, हम प्रिडिक्ट कर रहे हैं चीजों को। अनुमान लगाना इज ऑल्सो गुड अप्रोक्सीमेशन, अनुमान भी लगाते ही हैं हम। ठीक है, तो आप एक बात बताओ, ये पेन है, अगर मैं इसको छोड़ूं तो क्या होगा? नीचे गिरेगा। नीचे गिरे, नीचे गिर जाएगा, राइट। ठीक है, अगर आपके फोन की बैटरी खत्म होगी तो क्या होगा? फोन ऑफ हो जाएगा। फोन स्विच ऑफ हो जाएगा। ठीक है, तो अभी एक बात बताओ, अगर मैं आपको बोलूं कि बेटा जो आपके घर पे के बाहर रेनफॉल होती है, उसका पानी ऊपर जाता है कि नीचे जाता है फ्लो करके? नीचे जाता है। नीचे जाता है ना, पहाड़ों से नदियों से होते हुए नीचे जाता है, राइट। तो यू आर डूइंग नथिंग बट प्रिडिक्शंस। ठीक है, मान लो ये बॉल है, इस बॉल को मैं दीवार पे मारूंगा तो ये रिबाउंस होके वापस आएगी ना मेरे पास। यस तो बताओ, आप लोग मेरे को प्रिडिक्शन ही कर रहे हो ना, छोटे छोटे प्रिडिक्शंस। तो यस आपका बेसिक्स क्या है? आपका बेसिक फिजिक्स ही है, आप यू आर यूजिंग फिजिक्स। तो आपने फिजिक्स में फिनोमेना लर्न करे हैं, ग्रेविटेशन लर्न किया है, आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जैसे आप पढ़ोगे, ये आपको पता है कि ग्रेविटी एक्ट कर रही है, तो मैं इस पेन को छोड़ूंगा तो ये नीचे जाएगा, राइट। मैं इस बॉल को फेंकूंगा तो इम्पल्स एक्ट करेगा, तो इम्पल्सिव फोर्स की वजह से रिबाउंड होकर वापस आएगी। अब कुछ बच्चों ने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स भी पढ़ लिया होगा, तो वो लोग अभी 12th में पढ़ेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी, आपको पता पड़ेगा कि भाई फोन की चार्जिंग खत्म, तो मतलब इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो सर्किट में खत्म, मतलब फोन गया डेड, नाउ यू हैव टू रिचार्ज इट, राइट। तो हम ये छोटे छोटे प्रिडिक्शंस कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट, फिजिक्स। तो इसलिए टू डू सच प्रिडिक्शंस वी शुड लर्न फिजिक्स। अभी देखो हम लोग स्टूडेंट हैं, हमारे लेवल पे इतने छोटे छोटे प्रिडिक्शंस है, बट अगर कोई रिसर्चर होगा या कोई साइंटिस्ट होगा, दे विल डू हाईली स्पेसिफिक एंड मोर एडवांस प्रिडिक्शंस। और उनका कुछ एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ, लाइक वी आर डूइंग वेदर फोरकास्ट। अब वेदर फोरकास्ट में वी रिक्वायर वेरी 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 लार्ज कंप्यूटर्स, सिर्फ उस कैलकुलेशन को करने के लिए। तो दैट इज ऑल्सो बेस्ड अपॉन द फिजिकल लॉज। फिजिकल लॉज हमने स्टडी करे, उनकी मैकेनिक्स को समझा, उनके मैथमेटिकल मॉडल्स डेवलप किए, और उन मॉडल्स को हमने कंप्यूटर में डाल दिया। अब कंप्यूटर हमें बताता है कि भैया आज यहाँ पे बारिश होने की संभावना है, आज यहाँ पे टेम्परेचर इतना रहेगा, बेस्ड अपॉन द इनपुट पैरामीटर्स, राइट। यस सर अब है ना, यस सर तो ये भी प्रिडिक्शन हो गए। कोई बोलेगा कि अर्थक्वेक के प्रिडिक्शन किए जा सकते हैं, है ना। तो और बताओ, यही हुए या कोई और एग्जांपल दिमाग में आ रहा है तो बेटा कंट्रीब्यूट करो क्लास में, बताओ कि और क्या प्रिडिक्शंस हो सकते हैं। तो मोटा मोटी यही होंगे, है ना, इसलिए अरे यार क्या हो रहा है। ठीक, तो अब दो छोटी छोटी बातें और हैं, बहुत जेनेरिक हैं, ये पढ़ते हैं, फिर नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा, यूनिट एंड डायमेंशंस, राइट। अच्छा बेटा, कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि सर आप फास्ट पढ़ा रहे हो। फास्ट पढ़ाने का एक रीजन ये है कि बेटा अभी आपका बैच थोड़ा सा पीछे है, क्योंकि हमारी पहली क्लास कल ही हुई थी, राइट। तो इसलिए, और ये चैप्टर इतना वो भी नहीं है कि इसका कोई ज्यादा इंपॉर्टेंस है, जैसे छोटे छोटे क्वेश्चंस थे वही आएंगे, कुछ क्वेश्चंस मैं आपको असाइनमेंट में दे दूंगा, वहां आप सोल्व कर लेना, तो इट इज वेल एंड गुड टू गो। ठीक है, और मोस्टली चीजें हम लोग अपने आसपास देखते हैं, तो इतना कोई दिक्कत वाली बात भी नहीं है इसमें। ठीक, यस सर। और हल्की हल्की बातें हैं, देखो इसमें कुछ ना तो इक्वेशंस आ रही है, ना कुछ ऐसा आ रहा है कि हम उस पर बार बार एम्फेसाइज करें, बट मैं ट्राई कर रहा हूँ कि उन्हीं चीजों को ड्यूरिंग आवर क्लास में बार बार रिपीट करता जा रहा हूँ उसी चीज को, कि फिजिक्स का मतलब ये, फिजिक्स का मतलब टू नो, टू क्यूरियोसिटी। तो बार बार वो चीजें आपके पास आएंगी, और ऐसा भी नहीं है कि नेक्स्ट चैप्टर में हम इसका रेफरेंस खो देंगे, नहीं। ये वर्ड्स हमने ले लिए, कुछ आपके दिमाग में भी एंकर हो गया, ये फंस गए थोड़ा सा। नेक्स्ट चैप्टर में जब भी इनसे रिलेटेड कुछ बात आएगी, तो आई विल बी रिपीटिंग ऑल दीज वर्ड्स अगेन एंड अगेन अगेन अगेन। तो ये ऐसा, ये चैप्टर का ना रिवीजन स्टेप वाइज होता रहेगा, ठीक। चलो, तो अब इसकी लास्ट दो बातें हैं, ये कोई मेरे लिए पढ़ देगा बेटा? ये पढ़ो। नीड फॉर टेक्नोलॉजी Need लीड्स for टू technology, development of physics. हाँ, खुशी ने बोला कि नीड फॉर टेक्नोलॉजी लीड्स टू डेवलपमेंट ऑफ फिजिक्स। ठीक है, हमारी टेक्नोलॉजिकल नीड्स क्या होंगी? टेक्नोलॉजिकल नीड्स का कोई एग्जांपल बताएगा? ऐसे ही बताओ रहे, मोबाइल फोन हो सकता है, कंप्यूटर हो सकता है, कम्युनिकेशन हो सकता है जैसे वाईफाई हुआ, या फिर हमारी इलेक्ट्रिकल पावर जनरेशन, है ना, ये पावर प्लांट मान लो इसको।
तो ये हमारी टेक्नोलॉजिकल नीड्स हो सकती है, या फिर हमारी कम्यूट जैसे हम करते हैं, हम यातायात की जो जरूरतें हैं, तो उसके लिए हम इंजन चाहिए, चाहे हम बस से जाएं, चाहे हम ट्रक से जाएं, चाहे बाइक से जाएं, तो सब में कोई ना कोई इंजन होगा। दैट इज ऑल्सो अवर टेक्नोलॉजिकल नीड। तो हमारी इस प्रकार की जरूरतें किसको जन्म देती है? डेवलपमेंट ऑफ फिजिक्स को। यानी हमारी टेक्नोलॉजिकल नीड्स की वजह से फिजिक्स का विकास होता है, फिजिक्स में डेवलपमेंट होती है। क्यों? क्योंकि जहां पे हमारी रिक्वायरमेंट होगी वहीं पे हम एनर्जी डालेंगे, वहीं पे हम मोर एंड मोर रिसर्च करेंगे, तो उसकी वजह से फिजिकल जो फिजिक्स में अभी भी अनडिस्कवर्ड चीजें हैं, या फिजिक्स में इंट्रिकेट और चीजें हैं, मैथमेटिकल मॉडल्स की डेवलपमेंट नहीं है, तो वहां हम एनर्जी डालते हैं, तो ओवरऑल फिजिक्स का वहीं से डेवलपमेंट होता है। राइट? ठीक है। अब इसके बिल्कुल उल्टी बात वो ये है कि फिजिक्स लीड्स टू इन्वेंशन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी। जैसे जैसे हमें नई फिजिक्स फिजिक्स के नए नए लॉज का या नए नए फिजिकल रियलिटीज का पता चलता है, हमें अपने आसपास की दुनिया के बारे में और चीजें पता चलती हैं, तो उससे क्या होगा कि हम नई टेक्नोलॉजीज इन्वेंट कर पाएंगे, नई हमारे पास चीजें इन्वेंट हो जाएंगी। राइट? फॉर एग्जाम्पल, हमने क्वांटम मैकेनिक्स की खोज हुई, क्वांटम मैकेनिक्स को ढूंढा गया, एटॉमिक एंड सब एटॉमिक फिनोमिना को स्टडी किया गया, उससे क्या डेवलप हुआ? एटम से हुआ एटम बॉम्ब, एटम बॉम्ब बना लो, उड़ा दो सबको। ठीक। फिर एक अच्छी इन्वेंशन भी हुई कि पहले हम लोग क्या कर रहे थे, सिर्फ और सिर्फ पावर के लिए कोयला और गैस और ऑयल, या तो फॉसिल फ्यूल बर्न करेंगे, या नेचुरल गैस बर्न करेंगे, या फिर कोल बर्न करेंगे, इनमें आग लगाएंगे, बहुत सारा पोल्यूशन करेंगे, और फिर हमारी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी वाज आवर रिक्वायरमेंट, हमें इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत थी। तो लेकिन हमारे पास उतनी एडवांस फिजिक्स नहीं थी उस टाइम पे, तो वी वर डूइंग वट एवर वॉज अवेलेबल, उसी को यूज करके हम बना रहे थे, कोल से, गैस से, ऑयल से। बट जब क्वांटम मैकेनिक्स का पता चला कि यार सब एटॉमिक फिनोमिना भी होते हैं, फ्यूजन फिजन भी होता है, सब होता है, तो फिर हमने क्या किया, पहले तो बॉम्ब बनाया, फिर उसके बाद हमने पावर प्लांट बना लिया एटॉमिक। तो अब क्या है, इट इज मोर क्लीन, पोल्यूशन कम है, एनर्जी एनॉर्मस है, ज्यादा पोल्यूशन नहीं कर रहे, तो एक बेटर टेक्नोलॉजी आई ना, न्यू टेक्नोलॉजी। फिजिक्स की डेवलपमेंट हुई तो नई टेक्नोलॉजी आ गई। सिमिलरली सब एटॉमिक फिनोमेना के बारे में पता पड़ा, यार एटम्स में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स का मोशन होता है, उसको हम हार्नेस कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन क्लाउड भी होता है, उसको शिफ्ट करके हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल आएगा आपका एक, उसके बेसिस पे ये चीजें रहती है कि यार प्रोबेबिलिटी अगर इधर उधर शिफ्ट कर ली जाए तो हम इलेक्ट्रॉन्स को यूज करके मेमोरी बना सकते हैं, चिप जिसको बोलते हैं। आपने देखा होगा ना बेटा, जैसे फोन में हम लोग मेमोरी कार्ड यूज करते हैं, कंप्यूटर में रैम यूज करते हैं, एसएसडीज यूज करते हैं, या फिर यस प्रोसेसर्स हमारे यूज होते हैं। कितने बच्चों को इन सब चीजों का पता है? हैंड रेज करो कि प्रोसेसर होता है, कुछ कुछ रैम होती है, चिप होती है, कुछ ये सब स्टोरेज होता है, पता है ना? तो ये सब चीजें, ये बहुत लोगों को, मतलब सबको ही पता है यार, सब लोग फोन यूज कर रहे हैं। ओके। हाँ। और हमारे कम्युनिकेशन की जितनी भी चीजें हैं, तो इन सब चीजों का बेसिक्स क्या है? इट इज नथिंग बट क्वांटम मैकेनिक्स। क्वांटम की बातें आएंगी, इलेक्ट्रॉन क्लाउड डिस्ट्रीब्यूशन की आएंगी, इलेक्ट्रॉन की एक्यूरेंस की प्रोबेबिलिटी की बात आएगी, वो सब को यूज करके हमने डेवलप किया चिप को। या सबसे पहले ट्रांजिस्टर्स डेवलप हुए, चिप हुए, फिर सेमीकंडक्टर उसके साथ यूज कर करके हम अभी इतने एडवांस लेवल पे पहुंच गए कि आप अपने घर पे बैठ के पढ़ रहे हो और मैं अपने घर से पढ़ा रहा हूँ। ठीक। तो ये हमारी टेक्नोलॉजी डेवलप हो गई जस्ट बिकॉज ऑफ दीज न्यू रियलिटीज जो हमें पता चली। ठीक है बेटा, अब डाउट की बातें आती है। आकृति बताओ क्या डाउट है, सर या कुछ नथिंग। पूछ या कुछ पूछना है कि सर मुझे ऐसा लगता है ये चीज है, तो आप क्या इसके बारे में बता पाओगे कि ये क्यों काम कर रही है? लाइक सर पंखा कैसे चल रहा है, या फिर ये कौन से व्यू पॉइंट की बात है, या सर कंप्यूटर में ये चीज है तो ये कौन सा व्यू पॉइंट है, माइक्रो है कि मैक्रो है? तो कुछ भी अगर आपको इससे रिलेटेड पूछना है तो पूछो। सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट फिजिकल वर्ल्ड, तो फिजिकल वर्ल्ड में अगर आपको कोई डाउट है तो हल्की फुल्की बातें हम कर सकते हैं, 2 मिनट। पूछ लो बेटा। नो सर, सर आएगा तो मैं बोल दूंगी। ठीक है, नहीं मैंने आपसे नहीं बोला, मैंने सबको बोला है, जिन जिन को भी ऐसा डाउट है वो हैंड रेज करो, पूछो। एकदम उल्टी सुल्टी बातें, हम उल्टी सीधी बातें पूछ सकते हो अभी 2-3 मिनट तक। पूछ लो बेटा। कुछ तो हो गई यार, मैं तो छोटा था तो मेरे पास 20 सवाल होते थे, मैं तो सर को भगा देता था, सर बोलते थे बेटा तुम मेरे से बाद में मिलियो क्लास के बाद। कोई डाउट नहीं है? नो सर।
चलो भाई, चैट बॉक्स में डाल सकते हैं, अगर माइक ऑन करके नहीं पूछना, अभी शर्म आ रही है तो चैट बॉक्स में आप बोल सकते हो। किसी ने तो हाथ ऊपर किया था, अभी फिर से नीचे कर लिया। ठीक, तो आगे बढ़े। यस यस सर। सर। यस सर। ठीक है यार, मैं सोच रहा था नया चैप्टर कल स्टार्ट करते, चलो फंडामेंटल फोर्सेस की बात कर लेते हैं। ठीक है, अभी बचा हुआ है इसमें, भूल गया था। ठीक है, फंडामेंटल फोर्सेस बताओ कौन कौन से होते हैं, आपने नाम सुने होंगे। चैट बॉक्स में भी डाल सकते हो आप लोग, जैसे आप वॉइस पे अगर थोड़ी दिक्कत आ रही है तो आप चैट बॉक्स में टाइप कीजिए, अपने अपने पार्ट ऑफ कंट्रीब्यूशन में सब इंक्लूड कर लूंगा बेटा। फंडामेंटल फोर्सेस, ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, और कौन से होते हैं बताओ। वीक न्यूक्लियर फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर न्यूक्लियर फोर्स, फोर्स। ठीक है, वीक न्यूक्लियर फोर्स, और बताओ। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। ठीक है, बस इतने ही होते हैं। रेंज ऑफ वेरियस फोर्स। कौन सा बताया खुशी बेटा। क्या बताया था बेटा, आपकी आवाज साफ से नहीं आई थी। अच्छा, मेरी आवाज साफ आ रही है क्या बेटा। यस सर। यस सर। नहीं, अगर अगर आपको थोड़ा भी साउंड में क्लैरिटी का या फिर हिसीनेस आ रही है तो बता दो, मैं ये माइक की वैसा वाला यूज करने लग जाऊंगा, क्योंकि अभी मैं ब्लूटूथ से कर रहा हूँ तो इससे मे भी क्वालिटी थोड़ी इंफीरियर हो सकती है। अगर उसमें दिक्कत आ रही है तो आई वुड बी यूजिंग दिस दूसरा वाला माइक फ्रॉम ठीक है। नेक्स्ट क्लास। ठीक है, अभी ठीक है कि नया माइक यूज कर लूँ, वो बात ठीक है, अभी सही है। यस सर अभी सर। ठीक है। ये किसने कर दिया भाई ऑफ, एक सेकंड रुको। हाँ, अब नहीं कर पाओगे। ठीक है, हाँ, तो बात ये थी कि ये चार फोर्सेस मैंने लिख दिए, है ना, मोटे मोटे, और यही चार होते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। पहला वाला कौन सा हुआ, ग्रेविटेशनल, है ना। यस सर। यस। दूसरा ईएम, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। इनमें स्ट्रॉन्ग और वीक बता दो अगर किसी को पता है, दोनों न्यूक्लियर फोर्सेज हैं, स्ट्रॉन्ग कौन सा है और वीक कौन सा है बताओ। देखो, जो जो फोर्स न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स को बाइंड करके रखे, ये तो आपने पढ़ा है ना कि न्यूक्लियस बहुत टाइटली बाइंड चीज होती है, उसको सेपरेट नहीं कर Yes, सकते, अगर सेपरेट कर पाते तो इलेक्ट्रॉन्स ही खींच लेते ना प्रोटॉन्स को न्यूक्लियस से। इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिवली चार्ज और पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स, सॉरी प्रोटॉन्स, तो वो एक दूसरे के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स है वो ही खींच लेते हैं, अगर वो लूजली बाउंड होता तो दैट इज हाईली स्ट्रॉन्गली बाउंड न्यूक्लियस। तो जो न्यूक्लियस में जो फोर्स प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स को पकड़ के रखे हुए टाइटली, दैट इज स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। ठीक है, ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स होगा। और जो सब एटॉमिक पार्टिकल लाइक अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल, इन सब के बीच में एक्ट करे, बहुत छोटे इसका जो होता है क्या बोलते हैं रेंज, दैट इज वेरी स्मॉल, बहुत कम रेंज तक काम करता है, बहुत वीक होता है, दैट इज वीक न्यूक्लियर फोर्स। तो ये याद रखने के लिए बस ये याद रखो कि न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स को जो पकड़ के रखे दैट इज स्ट्रॉन्ग, उसके अलावा दूसरे वाला वीक है। ठीक है, बताओ, यस सर। अब इसमें बताओ, क्वेश्चन का आंसर बताओ बेटा, ABCD। जी, चैट बॉक्स पे भी बता सकते हैं, अभी अपने पास टाइम कम है तो आप चैट बॉक्स में भी जो आंसर आपको लग रहा है बताते चलिए। इनमें वीकेस्ट कौन सा है, रिलेटिवली वीकेस्ट।
डी डी ऑप्शन, डी ओके, डी लग रहा है। डी अरे Yes, एक दूसरे को देख के मत बोलो भाई, एक दूसरे को देख के मत बोलो। न्यूक्लियर फोर्सेस के सामने ग्रेविटेशनल फोर्स भी रखा हुआ है और आप न्यूक्लियर्स को वीक बता रहे हो। चलो ठीक है, ये स्लाइड देखते हैं फिर आंसर करेंगे, राइट। देखो बेटा, वहां पे जस्ट आई वाज आस्किंग फॉर अ गैस वर्क, यहाँ पे सिर्फ गैस वर्क करने वाले थे अपन लोग, क्योंकि हमने पढ़ा नहीं है तो हम बताएंगे कैसे, राइट। देखो सबसे, अगर हम रिलेटिव, देखो रिलेटिव की बात कर रहे हैं है ना, तो वी हैव टू सेट सम स्टैंडर्ड की कहाँ से बात करेंगे। तो हमने मान लिया कि अगर न्यूक्लियर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स को 1 ले लेते हैं, स्ट्रेंथ ऑफ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स वी आर कंसिडरिंग एज यूनिटी 1, तो अब उसके हिसाब से बात करेंगे। तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेज है दे आर 100th टाइम्स, यानी कि 100 टाइम वीक है एज कंपेयर टू स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। वीक न्यूक्लियर फोर्सेज आर 1/10⁻13 times weaker than strong nuclear force, or gravitational force are the weakest and that are 1/10⁻39 times। तो इसमें ये नंबर याद नहीं करना, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट रिलेटिव स्ट्रेंथ, तो इसका कोई मतलब नहीं बनता कि ये क्या है, बस ये है कि विच वन इज वीकेस्ट एंड विच वन इज स्ट्रॉन्गेस्ट। तो अब बताओ वीकेस्ट कौन सा हुआ। say gravitational force. ग्रेविटेशनल फोर्स ग्रेविटेशनल हो गया, और स्ट्रॉन्गेस्ट कौन सा हुआ। Strong nuclear force. स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स हो गया। तो देखो दिस इज द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग स्ट्रेंथ, है ना। तो अगर इनको इंक्रीजिंग स्ट्रेंथ में अरेंज करना हो तो ग्रेविटेशनल फोर्स, उससे स्ट्रॉन्ग वीक न्यूक्लियर फोर्स, उससे स्ट्रॉन्ग ईएम फोर्स, सबसे स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, राइट। तो अब ऑप्शन क्या हुआ इसका आंसर, ये हम बात कर रहे थे रिलेटिवली वीकेस्ट। अब रिलेटिवली का मतलब क्या है, देखो बेटा कुछ बच्चों को ये लगेगा रिलेटिवली नहीं समझ आएगा, कुछ को इंग्लिश की वजह से। तो रिलेटिव का मतलब ये हुआ कि एक दूसरे के कंपैरिजन में, तो एक दूसरे के कंपैरिजन में बात कर रहे थे, इसीलिए हमने यहाँ पे स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर को 1 रख लिया, कि अगर इसको 1 मान ले तो फिर इसके स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर के हिसाब से बताओ। तो ये सीन था, ठीक है। तो ये बातें आएंगी रिलेटिवली वर्ड, ये छोटे छोटे इंग्लिश के वर्ड का ध्यान रखना, क्योंकि थ्योरेटिकल क्वेश्चंस में ये थोड़ा मायने रखेंगे, यहाँ इसका मतलब नहीं है, बट समटाइम्स इट मे प्ले अन रियली इंपॉर्टेंट रोल, इंग्लिश का जो वर्ड है, ओके सर ठीक है, राइट। अब बात आती है कंजर्वेशन लॉज की, जैसे हमने पढ़ा कि फंडामेंटल फोर्सेस कौन से होते थे, अब कुछ लॉ कुछ होते हैं कंजर्वेशन के लॉज। फॉर एग्जांपल कंजर्वेशन ऑफ लीनियर एनर्जी, मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लीनियर मोमेंटम, और बताओ कंजर्वेशन ऑफ, किसी ने हल्के से बोला मास, ठीक है सुनाई दे गया मुझे, और बताओ। Angular momentum. एंगुलर मोमेंटम, और बताओ बेटा। Electric charge. यस, इलेक्ट्रिक चार्ज, ये बात आएगी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में इलेक्ट्रिक चार्ज के कंजर्वेशन की, बट 11th में सिर्फ एनर्जी कंजर्वेशन, मास कंजर्वेशन, मोमेंटम कंजर्वेशन, ठीक है बेटा। देखो अब एक एक को डिस्कस करेंगे, आपने बिल्कुल सही बताया है। देखो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ मास, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, राइट। अब लीनियर मोमेंटम और एंगुलर मोमेंटम वो सेम ही बात रहती है, लाइक कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम इटसेल्फ इज लाइक सफिशिएंट इनफ कि वो मोमेंट जो क्या बोलते हैं एंगुलर मोमेंटम के कंजर्वेशन उसी पे बेस्ड है लीनियर मोमेंटम वाले पे। तो हम बस बात करते हैं कि यार मोमेंटम कंजर्वेशन इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, राइट। तो ब्रॉडली उसको लीनियर मोमेंटम बोल देते हैं। तो बात वही है, जिनको बोल रहे हैं कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम होता है, बिल्कुल सही हो आप भी, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम होता है, ये भी सही बात है, ठीक है। बस मैंने अलग से नहीं लिखा उसको, राइट। अब बात आती है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की, कि एनर्जी कंजर्व रहती है, कंजर्वेशन ऑफ मास की, कि मास भी कंजर्व रहता है। इसके अलावा दो चीजें हो रहा है, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी और कंजर्वेशन ऑफ ये सॉरी मास एनर्जी इक्विवेलेंस। ये क्या है, ये वाली बात है, ठीक है। E इक्वल्स टू mc², सर आइजक न्यूटन ने पहली बार बोली थी, और उसमें E क्या है, एनर्जी, m है मास, C बताओ क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, ठीक है।
अब एक एक करके इनको डिस्कस कर लेते हैं, राइट? अभी करें, कल करें बेटा, बताओ? कल करें? Yes, sir. तो अभी तक डाउट है वो पूछ लो, वैसे एक ही फ्लो में करा देंगे कल, ज्यादा कुछ है नहीं, छोटा छोटा है। तो फिर यूनिट डायमेंशन स्टार्ट कर लेंगे, तो पहले 10 मिनट में ये सब डिस्कस हो जाएगा, फिर 50 मिनट यूनिट डायमेंशन पढ़ेंगे, ठीक है? आ जाओ, बताओ अभी तक कोई डाउट है किसी को? कुछ है? वैसे हल्का फुल्का था, तो कुछ और पूछना है रिलेटेड टू कोर्स, रिलेटेड टू मेरे से कुछ पूछना है, या फिजिक्स के बारे में कुछ पूछना है, ओपन है बेटा। बाकी जिन लोगों को लगता है कि उन कोई कुछ नहीं पूछना, दे कैन ड्रॉप ऑफ एंड हैव सम रेस्ट, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, नोट्स सेंड कर देना, ठीक है बेटा? आपका ही ग्रुप बचा था जिसमें नोट्स मैंने सेंड नहीं करे थे, मैं आज कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। Yes, sir. और कुछ पूछना है किसी को? पूछ लो बेटा, किसी को कुछ पूछना है तो, अदरवाइज यू कैन ड्रॉप ऑफ। ग्रेविटेशनल फोर्स का एग्जांपल बता दो। किसका बेटा? ग्रेविटेशनल फोर्स। एक सेकंड, मेरा माइक ही डिस्कनेक्ट हो गया बेटा, एक जस्ट अ सेकंड, अभी कुछ हुआ, मेरा माइक डिस्कनेक्ट हो गया, एक सेकंड। क्या पूछ रहे थे अभी, बताओ बेटा, एक बार जोर से बोलना था। सर ग्रेविटेशनल फोर्स और न्यूक्लियर फोर्स का एग्जांपल बता दो। हुआ इसमें? जो भी डाउट था बेटा, बस आधे मिनट का टाइम दो मुझे, ये डिस्कनेक्ट हो गया। पूछो। सर ग्रेविटेशनल फोर्स और न्यूक्लियर फोर्स का अच्छा, एग्जांपल न्यूक्लियर बता फोर्स दो। और ग्रेविटेशनल फोर्स के एग्जांपल बता दूं? यही तो बताया था बेटा, देखो ग्रेविटेशनल फोर्स किसके बीच में एक्ट करता है? F इक्वल्स टू जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर, ये हमारा फॉर्मूला है। जी तो डिस्कवर किया न्यूटन सर ने कि ग्रेविटेशनल यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। अब देखो फॉर्मूले से हमें पता चल रहा है कि इट एक्ट्स बिटवीन एनी टू मासेस। यूनिवर्स में कहीं भी दो मास एग्जिस्ट करेंगे, उनके बीच में एक अट्रैक्टिव फोर्स एक्ट करेगा, ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन, और वो फोर्स ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन होगा। इसका फॉर्मूला ये है। तो कहीं भी अगर मास है तो मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स है, तो जो भी मास आपको लग रहा है उसके बीच में एक्ट कर रहा है। लॉन्ग डिस्टेंस होते हैं अट्रैक्शन, इनफाइनाइट रेंज होती है अट्रैक्शन की, लाइक आप अपने घर पे बैठे हो और मैं अपने घर बैठा हूं, तो देर इज सम अट्रैक्टिव ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन बिटवीन यू एंड मी ऑल्सो। आप अपने लैपटॉप फोन के आगे बैठे हो, तो आपके लैपटॉप और फोन और आपके बीच में भी देर इज सम ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन, बट दीज आर वेरी वीक फोर्सेस, है ना? ये है। इनका सिग्निफिकेंस मोस्टली तब आता है तब वी आर टॉकिंग अबाउट रियली रियली लार्ज मासेस, क्योंकि जी की वैल्यू बहुत कम होती है, जी जो है कैपिटल जी। तो जब m1 और m2 बहुत लार्ज होंगे, यानी कि प्लानिटरी स्केल्स के होंगे, प्लैनेट्स के बीच में, या लाइक अर्थ और मून की बात करें, तो मून का मास भी काफी है और अर्थ का भी काफी है, तो m1 और m2 का जो प्रोडक्ट है वो काफी ज्यादा हो जाता है। तब बातें होती है कि देर इज सम कंसिडरेबल और देर इज ए लार्ज अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन अर्थ एंड मून। और है भी, क्योंकि अर्थ और जो मून है उसको उसके ऑर्बिट में जो रोक के रखा है वो क्या है? अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स है, ठीक। और न्यूक्लियर फोर्सेस क्या है? जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स को बाइंड करके रखे न्यूक्लियस, वो न्यूक्लियर फोर्सेस है। थैंक यू सर। ठीक है बेटा, नोट्स जस्ट अभी शेयर कर रहा हूँ, अभी ड्रॉप कर ही देता हूँ, आपको अभी मिल जाएंगे बेटा। और बताओ किसी को डाउट है तो?
तो बेटा जो अब तक पढ़ा है वो मैंने ड्रॉप कर दिया है, ठीक है, ग्रुप में। बाकी कोई दिक्कत नहीं है, अगर डाउट है तो रुकिए, अदरवाइज यू कैन ड्रॉप। ठीक है, गुड नाइट बेटा। ठीक है, तो डिस्कनेक्ट करते हैं, सो जाते हैं कल के लिए। ओके। नोट्स ग्रुप में मिल जाएंगे, ठीक है बेटा, बाय।